हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट डॉट कॉम क्लासेस। तो दोस्तों, इसके पहले हमने जल संसाधन के 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखिए। साथ ही आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ही है ऐसा है और वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। लेकिन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो क्वालिटी 480 पे या 720 पे कर लेंगे तो मैं बोर्ड पर जो भी लिख कर लाऊंगा वो आपको बेहतर तरीके से दिखेगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे ये नहीं समझ आया। आप बस थोड़ा सा दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे हमने पढ़ क्या लिया है, ताकि आप वीडियो को लिंक कर पाए, लेक्चर को लिंक कर पाए, ताकि आप समझ पाए कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे हमारे इस वीडियो में, तो उन्हें लगेगा कि यार ये क्या ही चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा जल संसाधन के बारे में। आखिर वाटर रिसोर्सेस है ही क्या। तो सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ ही लिया था संसाधन क्या है। तो यहाँ जल के संदर्भ में हमने संसाधन को समझा। तो जल संसाधन की परिभाषा देखा, उसके बाद हमने देखा जलीय चक्र, आखिर वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया, कैसे जल एक नवीकरणीय संसाधन है। फिर उसके बाद हमने देखा भारत में जल संसाधन। भारत में जल संसाधन यानी भारत में जल की क्या स्थिति है, कितना उपलब्धता है भारत में, और इसी के संदर्भ में जस्ट इसके आगे हमने पढ़ा पृथ्वी पर जल संसाधन। तो पूरे पृथ्वी के संदर्भ में हमने देखा कि पूरी पृथ्वी पर जल यानी वाटर रिसोर्सेस कितना है। उसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा जल दुर्लभता, और जल दुर्लभता के कारण क्या है, जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सब हमने कारण के रूप में देखा। फिर आखिर जब किसी चीज का कोई कारण होता है तो उसका हम उपाय कर सकते हैं, तो जो उपाय करते हैं वही कहलाता है संरक्षण। तो फिर हम जल को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए क्या उपाय करते हैं, कौन सी उपाय अपनाते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहा समुचित जल प्रबंधन। सबसे पहले इसमें हमने यही समझा कि समुचित या समन्वित जल प्रबंधन आखिर है क्या। तो उसमें हमने देखा जल का समग्र व संतुलित उपयोग ही समन्वित जल प्रबंधन है। तो सबसे पहले हमने परिभाषा देखा और उसके बाद हमने समझा कि आखिर समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो इसका कारण हमने जल दुर्लभता से निकाला, लगभग मिलता जुलता कारण था। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। सबसे पहले हमने यही समझा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है। तो बहुउद्देशीय मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, ऐसी परियोजनाएं जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, सिर्फ एक उद्देश्य ना होकर बहुत सारे उद्देश्य हों। तो सबसे पहले हमने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को परिभाषित किया और फिर समन्वित जल प्रबंधन को थोड़ा सा समझा। और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना। जैसे क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। इससे कितनी किमी नहरें निकली हैं, 1100 किमी नहरें निकली हैं। उसके बाद इससे कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, तो 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सब टॉपिक कवर कर लिया है, ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर क्या होने वाला है, आज का हमारा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं के अंतर्गत एक जो हमारा है क्या बोलते हैं उसको, हीराकुंड बांध परियोजना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिहंद घाटी परियोजना। आज हम बेसिकली दो ही परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला होगा हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। और उसके बाद हमारा होगा रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद घाटी बांध परियोजना। ये दो परियोजनाएं को आज हम देखेंगे, ये दो परियोजनाएं कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा दो और परियोजना बचेगा, उसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगले वीडियो में हो सकता है हमारा चैप्टर भी एंड हो जाए। तो ज्यादा हमारा टॉपिक नहीं बचा है, ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, लगभग हमने 70% टॉपिक चैप्टर के कवर कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना से। सबसे पहले समझेंगे यह किस नदी पर है, फिर इसके बाद हम इसके महत्व के बारे में समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इंट्रो थोड़ा समझ आया होगा। अब हम आते हैं हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं हीराकुंड बांध परियोजना को। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में। तो यह परियोजना कहाँ है, ओडिशा राज्य में। यह ओडिशा राज्य की महत्वपूर्ण घाटी
परियोजना है। तो हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य की महत्वपूर्ण घाटी परियोजना है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। यह महानदी पर बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके एग्जैक्ट लोकेशन की, तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो महानदी पर है, लेकिन संबलपुर से 14 किमी ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर। संबलपुर से 14 किमी ऊपर की ओर एक हीराकुंड नामक स्थान है, वहीं पर यह हीराकुंड बांध परियोजना बनाया गया है। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, यह किस लिए बनाया गया है या इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि महानदी की भयंकर बाढ़ नियंत्रण, यानी महानदी पर हर साल भयंकर बाढ़ आता है, तो उसी बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका अन्य उद्देश्य भी हो सकता है, जैसे विद्युत का उत्पादन, औद्योगिकरण के लिए घरेलू जल उपलब्ध कराना, जो उद्योगों की जो मांग होती है जल की वो उपलब्ध कराना, विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई करना, ये सब भी हमारी आवश्यकता है, यानी उद्देश्य है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कितने बांध का निर्माण किया गया है। तो 3 बांध का निर्माण किया गया है। तो हीराकुंड बांध परियोजना के अंतर्गत यह महानदी पर बनाया गया है, लेकिन 3 जगह कौन है? हीराकुंड, टिकरपाढ़ा व नराज। हीराकुंड, टिकरपाढ़ा व नराज नामक 3 स्थान पर बांध का निर्माण किया गया है। तो ये 3 स्थान का आप नाम याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कुछ बेसिक जानकारी हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में। लेकिन अब हम समझेंगे हीराकुंड बांध परियोजना की महत्व क्या है। तो अगले स्लाइड पर हम आते हैं महत्व को लेकर, लेकिन कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं। हीराकुंड बांध परियोजना के अंतर्गत 3 जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किए गए हैं। 3 जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किए गए हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट 3 नहरें निकाली गई हैं। 3 नहरें निकाली गई हैं और इस परियोजना से हम 3,55,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। 3,55,000 किलोवाट का विद्युत उत्पादन करते हैं। तो लगभग हमने आधा महत्व आपको बता ही दिया है, लेकिन हम स्लाइड पर अच्छे से लिखकर लाते हैं ताकि आप नोट भी बना पाए। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना के महत्व की। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अंतर्गत 3 जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किए गए हैं, जिसे हम बिजली घर भी कहते हैं। तो 3 जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किए गए हैं और इससे 3,55,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है? 3,55,000 किलोवाट का विद्युत उत्पादित होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद एक और महत्व है, यह बाढ़ नियंत्रण करता है। जो महानदी पर बाढ़ आता है उसको नियंत्रण करने में काफी भूमिका निभाता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है किसका? जल का। भाई बांध बनाएंगे तो उसमें जल को ही इकट्ठा करेंगे ना, तो जल का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? उद्योग के लिए किया जाता है। जो भी हम उद्योग धंधे करते हैं उसके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा कृषि के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हीराकुंड बांध परियोजना से उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है और कृषि के विस्तार को बढ़ावा मिला है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं उद्योगों व कृषि विस्तार को बढ़ावा मिला है। उद्योगों व कृषि विस्तार को बढ़ावा मिला है। लेकिन अगर हम एक निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हम इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुमुखी विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इसे आप याद रखना। अब हम बात करते हैं रिहंद घाटी बांध परियोजना। रिहंद घाटी बांध परियोजना के बारे में हम छोटा सा बेसिक जानेंगे, जो छोटा सा ही है। उसके बाद हम महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी बातें जो आपको बताया वो आप बिल्कुल रट लिए होंगे, आप दिमाग में बैठा लिए होंगे। देखिए इसमें जो भी सारी चीजें हैं वो फैक्चुअल है, तो आपको फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखकर पढ़ना ही होगा ताकि आपको याद हो जाए। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, याद हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं हम अपनी अगली बांध परियोजना के बारे में, जो है हमारा रिहंद घाटी बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी की सहायक नदी कौन है? सोन नदी है। ये छोटा सा फैक्ट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए रिहंद बांध परियोजना कहां बनाया गया है? रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि सोन नदी का सहायक है। रिहंद नदी सोन नदी का सहायक है। अच्छा, रिहंद बांध परियोजना कहां है? तो सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है,
अगर यहाँ पर यूपी बोर्ड वाले हैं तो इसे तो रट ही लेना भाई। ये जो यूपी बोर्ड वाले के लिए है, रिहंद बांध परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड परियोजना है, तो वो एग्जाम में पूछेगा ही। थोड़ा सा एग्जामिनर भी सोचता है कि थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट रहे, उसे वर्तमान की चीजें पता हो, उसके राज्य में क्या है, तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर चाहता है। लेकिन अब बात करते हैं अगला जो हमारा है कि इस बांध परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल भंडारण। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा सिंचाई। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई करना, यानी कृषि का विस्तार करना। आप सिंचाई के जगह पर कृषि का विस्तार भी लिख सकते हैं। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन करना, उसके साथ ही जल भंडारण करना। एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए नहीं, लगभग सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, वो क्या है, रिहंद बांध परियोजना को रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। अच्छा, अभी इसका एक और नाम है, इसे हम गोविंद वल्लभ सागर परियोजना भी कहते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है कि रिहंद बांध परियोजना को रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना और गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया रिहंद बांध परियोजना के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं रिहंद बांध परियोजना के महत्व के बारे में। यह कितना जल विद्युत उत्पादन करता है, क्या इससे नहरें भी निकाली गई हैं, ये सब बातें जो इसके महत्व है उसे हम देखेंगे। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं रिहंद बांध परियोजना के महत्व के बारे में। रिहंद बांध परियोजना के महत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, हम बात करेंगे इसमें कि कितने विद्युत का उत्पादन होता है, कितना विद्युत का उत्पादन होता है। तो सबसे पहला है, इसमें 300 मेगावाट का विद्युत उत्पादित किया जाता है। 300 मेगावाट का विद्युत उत्पादित किया जाता है। उसके बाद इसके लाभ क्या हुए हैं, मतलब 300 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है, लेकिन इस विद्युत से लाभ भी हुआ है या नहीं। तो इससे लाभ हुआ है, खासकर कहां, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी में। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां नए उद्योग पनपे हैं। जैसे हम बात करें, जैसे सहपुरी का रासायनिक उर्वरक, चुर्क का सीमेंट उद्योग और पिपरी का रासायनिक उद्योग, तो ये सब उद्योग हमारे डेवलप्ड हुए हैं खासकर रिहंद बांध परियोजना के आने से। तो इसके बाद हमारा अगला महत्व है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण सहायक है, लगभग सभी नदी परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। लेकिन आपको ये भी बात याद रखना है, वो बात ये है कि अगर बांध बना है और अगर बांध टूट जाए बाबा, अगर बांध टूट जाए तो वहां बाढ़ नियंत्रण नहीं होगा, भारी बाढ़ आएगा, खतरनाक लेवल का बाढ़ आएगा। तो ये भी एक समस्या है, ये एक चुनौती है जो हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के कमियां में। अभी हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है तो वहां पर है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की कमियां या उसकी आलोचना। तो अगला हमारा महत्व है रिहंद बांध परियोजना के बारे में। रिहंद बांध परियोजना का अगला महत्व है सिंचाई की सुविधा। तो सिंचाई की सुविधा हुई है, इससे क्या हुआ है, कृषि में विस्तार हुआ है, कृषि में विस्तार हुआ है, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये हो गया हमारा रिहंद बांध परियोजना का महत्व। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हीराकुंड बांध परियोजना और रिहंद बांध परियोजना एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला हमारा जो होने वाला है तुंगभद्रा नदी परियोजना, और उसके बाद एक और है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान से संबंधित है। ये दो परियोजनाएं अगर हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक लेक्चर और होगा 20 मिनट का, एक वीडियो और होगा 20 मिनट का, तो फिर हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।